Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform, class 10th. Once again, I'm here to record a video lecture for you. Subject is biology, and today my topic is formation of urine. Previous topic हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के बारे में आपने सीखा था कि नेफ्रॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. इसको यूरिनरी ट्यूब्यूल भी कहा जाता है. नेफ्रॉन का काम है ब्लड की फिल्ट्रेशन करना और ब्लड से वेस्ट मटेरियल रिमूव करके उसको यूरिन में कन्वर्ट करना. राइट, ये हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन यूरिन कैसे बनाता है, कैसे डेवलप करता है या कैसे ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है. ठीक है जी. तो ये इसका टॉपिक का टाइटल है स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है. इसी डायग्राम की मदद से मैं बताऊंगा कि यूरिन किस तरह फॉर्म होते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में. सबसे पहले मैं बता देता हूँ यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स में यूरिन की फॉर्मेशन होती है. पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन. पहला स्टेप क्या है? प्रेशर फिल्ट्रेशन. पहले स्टेप को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है. प्रेशर फिल्ट्रेशन तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को फिल्टर करना और उससे वेस्ट मटेरियल रिमूव करना, ये फिल्ट्रेशन कहलाता है. प्रेशर फिल्ट्रेशन इसको क्यों कहा जाता है और ये कहाँ पे होता है? इधर देख लें. यहाँ पे आपके पास नेफ्रॉन मौजूद है और नेफ्रॉन का वो हिस्सा जिसको हम कहते हैं रीनल कार्पसल यानी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मौजूद हैं. आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा कि किडनी के अंदर एक आर्टरी एंटर होती है जिसको रीनल आर्टरी कहा जाता है. ये रीनल आर्टरी बेसिकली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और इसके छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स हर नेफ्रॉन के अंदर एंटर होते हैं. यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी आर्ट्रियोल या एक छोटी सी आर्टरी एंटर हो रही है. इसको मैंने कहा हुआ है एफेरेंट आर्टरी. एफेरेंट आर्टरी इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेकर आती है. अब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. सिस्टोलिक प्रेशर के साथ ब्लड इस आर्टरी के अंदर आता है. अब आप जानते हैं कि इन कैपिलरीज़ के वॉल्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं. कैपिलरीज़ के बारे में आपने 9th में पढ़ा है कि ये बिल्कुल बारीक वॉल वाले वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड की स्पीड इंतहाई कम होती है. राइट, यहाँ से जब ब्लड गुजरता है तो प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर आ जाती हैं. इस कैपिलरी के वॉल से बहुत सारी चीज़ें इधर बाहर आ जाती है प्रेशर की वजह से और इस वजह से इसको कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन. कौन कौन सी चीज़ें बाहर आ सकती हैं? इधर देख लें. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी बाहर आता है. साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट यानी यूरिया बाहर आ सकता है. ड्रग्स वगैरह अगर आपने कोई ली हुई है तो वो बाहर आ सकते हैं. ग्लूकोज बाहर आ सकते हैं और मिनरल्स वगैरह बाहर आ सकते हैं. यानी छोटे मॉलिक्यूल वाले तमाम चीज़ें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो सारे बाहर निकल सकते हैं. याद रख लें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और ब्लड सेल बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है और यहाँ पे पोर्स छोटे छोटे हैं तो वो नहीं निकल सकती. इसीलिए मैक्रो मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद ब्लड वो यहाँ से वापस निकलता है, बाहर निकल जाता है और ये आर्ट्रियोल फिर इसी नेफ्रॉन के इर्द गिर्द एक जाल सी बनाती है. राइट. अब आपके पास ये चीज़ें बाहर आ गई हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से, तो पहला स्टेप आपका हो चुका है. राइट. इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है? फिल्ट्रेशन तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस के वॉल से चीज़ें बाहर आती हैं. ग्लोमेरुलस के वॉल एज ए फ़िल्टर काम कर रहा है और वहाँ से चीज़ें फ़िल्टर होती बाहर आ रही हैं. इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें खून एक स्पेसिफिक प्रेशर से गुज़रता है, बहुत प्रेशर के से गुज़र रहा होता है और उसी प्रेशर की वजह से कैपिलरीज़ के वॉल से या ग्लोमेरुलस के वॉल से स्मॉल मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो बाहर आ जाते हैं. तो पहला स्टेप आपके पास हो चुका है प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी
यूरिया, ड्रग्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, यानी वेस्ट भी बाहर आ गए हैं और वैल्यूएबल चीज़ें भी बाहर आ गई हैं। ये सारा यूरिन नहीं है, इसमें वैल्यूएबल चीज़ें मतलब ग्लूकोज, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल हैं। पानी भी वैल्यूएबल चीज़ है, तो इसको इतनी ज़्यादा मिकदार में हटाना नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, उसको कहा जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। उसको कहा जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन के स्टेप में वैल्यूएबल मटेरियल को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। कहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा? प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है रीनल कार्पसल में। कहाँ पे होता है? रीनल कार्पसल के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है। और रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रीनल ट्यूब्यूल्स में होगा। कहाँ पे होगा? रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे प्रोसेस होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में यहाँ से शुरू हो जाता है ये सारा फिल्ट्रेट। इसको ग्लोमेरुलस के बाद बोमेंस फिल्ट्रेट या बोमेंस कैप्सूल रिसीव कर लेता है। इसको कहा जाता है बोमेंस फिल्ट्रेट। ये बोमेंस फिल्ट्रेट इस डक्ट के नीचे अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है। इधर यहाँ से आता है, इधर आ रहा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है, मतलब जो चीज़ें वैल्यूएबल है उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। याद रख लें, पहला टैब है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी के अंदर या प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर इसमें से ग्लूकोज प्लस वाटर, इसको कुछ पानी और ज़्यादातर ग्लूकोज, इसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। अगर ग्लूकोज है तो इसको यहीं पे पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्ब किया जाता है और साथ में कुछ न कुछ पानी भी इसके साथ रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। पीसीटी के अंदर क्या रीएब्जॉर्ब होता है? पीसीटी के अंदर ग्लूकोज और साथ में कुछ वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद फिल्ट्रेट दूसरे पार्ट में एंटर होता है, हेनेल्स लूप में यू शेप स्ट्रक्चर में एंटर होता है। इस हेनेल्स लूप के अंदर सारे मिनरल्स रीएब्जॉर्ब होते हैं। इसके अंदर अगर मिनरल्स मौजूद हैं, सारे वेरिएबल मिनरल्स अगर बॉडी में ज़रूरत है, इसको हेनेल्स लूप के अंदर रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुँचता है डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। डीसीटी के अंदर मोस्ट ऑफ वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ज़्यादातर पानी को डीसीटी के अंदर ही रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ तक आपके पास रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आगे जब अगर कोई चीज़ जाएगा तो वो प्योर यूरिन होता है, ठीक है जी। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल्स में पीसीटी के अंदर ग्लूकोज विद सम वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। हेनेल्स लूप के अंदर मिनरल की रीएब्जॉर्प्शन होती है और डीसीटी में सबसे ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है जी। तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। दिस इज द थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप कहाँ पे होता है? ये होता है डीसीटी के अंदर, यानी डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। इस पार्ट के अंदर होता है डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज दिस इज अ डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे फिल्ट्रेट मूव कर रहा है। इस फिल्ट्रेट में डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के वॉल से, यहाँ से इसके अंदर मटेरियल्स को ऐड किया जाता है या सिक्रीट किया जाता है। यहाँ से यहाँ इसमें हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट किया जाता है, साथ में यूरिया को, और कोई ड्रग्स वगैरह अगर है तो उसको भी यहीं पे, वेस्ट मटेरियल अगर कोई दूसरा है तो इसको और इसमें ऐड किया जाता है। तो इसको कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशंस। जब ट्यूबुलर सिक्रीशन कंप्लीट हो जाता है तो बोमेंस फिल्ट्रेट में या आपके पास यूरिन, वो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में प्योर यूरिन आता है, यहाँ पे प्योर यूरिन आता है। यहाँ से फिर रीएब्जॉर्प्शन या कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट सारे
रीनल पेल्विस में खुलते हैं। रीनल पेल्विस इस यूरिन को यूरेटर के पास लेकर चले जाते हैं, यूरेटर इसको यूरिनरी ब्लैडर में लेकर चले जाते हैं, वहाँ पे ये पड़े होते हैं और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है जी, इसके साथ आपके पास स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में खून ग्लोमेरुलस में अपने प्रेशर की वजह से, सिस्टोलिक प्रेशर की वजह से फिल्टर होता है। खून में से स्मॉल मॉलिक्यूल अलोंग विद वाटर्स वो सारे ग्लोमेरुलस से बाहर आ जाता है। साफ खून यानी ब्लड सेल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ खून आगे चला जाता है, राइट। फिर जब फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनेल और डीसीटी के अंदर। यहाँ पे आप देखते हैं इसके इर्द गिर्द कैपिलरी का एक नेटवर्क मौजूद है, इसके इर्द गिर्द ये कैपिलरी का एक जाल सा मौजूद है। इन्हीं कैपिलरीज के अंदर वेलिएबल चीज़ें फिर से रीएब्जॉर्ब होती हैं, वो यहाँ पे फिर से चली जाती हैं और प्योर यूरिन यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर पहुँचता है। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में इन 3 जगहों के अंदर मटेरियल की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। और थर्ड आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन में डीसीटी के ल्यूमेन से के वॉल से इस यूरिन के अंदर हाइड्रोजन आयन, यूरिया या दूसरे वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ किया जाता है और इससे आगे जब ये यूरिन पहुंचता है या ये फिल्ट्रेट पहुंचता है तो ये प्योरली यूरिन बन चुका होता है। यहाँ से फिर ये रीनल पेल्विस में, वहाँ से यूरेटर में और वहाँ से ब्लैडर में पहुँचता है और ब्लैडर से बाहर की तरफ जाता है। तो ये आपके पास स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। ठीक है जी, इसका आपने आंसर लिखना है, describe different kinds of steps involved in the process of urine formation. Explain your answer with the help of diagram. Explain your answer with the help of diagram. डायग्राम की मदद से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर लें और यूरिन फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेप्स को एक्सप्लेन करें, राइट। ये आपका होमवर्क है। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।